हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज एक नए टॉपिक में आपका पुनः स्वागत करता हूं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां। इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं। इसके पहले की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी अध्ययन कर लीजिएगा, जिसमें कि मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाया है, मानव का जो यूरिनरी सिस्टम है वो पढ़ा दिया हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी के तहत मैंने टॉपिक कवर किए हैं। अभी और भी टॉपिक पढ़ाने हैं, जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सभी को मैं अध्ययन कराऊंगा एक एक करके। इनसे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपको मैं करा दूंगा। आज सामान्य अध्ययन की श्रृंखला के तहत बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये ग्रंथियां होती क्या है, जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। ह्यूमन बॉडी का कोई भी एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा पार्ट जो कुछ स्रावित करता हो, कुछ सिक्रीशन करता हो, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड। कुछ भी स्रावित करता हो, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। और ये ग्लैंड रिसेप्टर तक पहुंचकर टारगेट ऑर्गन पर अपना फोकस करती हैं और वहां पर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करें ग्लैंड्स के बारे में, तो ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी में, मैंने बताया अभी आपको क्या होती है ग्लैंड्स। कुछ भी स्रावित होता हो, कुछ भी स्राव होता हो, उसे हम ग्लैंड्स कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में एक ऐसी बॉडी जो कुछ स्रावित करती हो। थ्री टाइप की होती हैं, जिसमें कि इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्रंथियां। ये तीन तरह की ग्लैंड्स होती हैं, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स ग्रंथियां। इंडोक्राइन जो होता है इसे कहते हैं डक्टलेस। इसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। और जो एक्सोक्राइन होता है इसे डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। और मिक्स्ड में जो आते हैं वो दोनों आते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं? हार्मोन सिक्रीट करती हैं। वहीं पर एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम सिक्रीट करती हैं। और मिक्स ग्लैंड जो होती है वो बोथ। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे पीयूष ग्रंथि, या जिसे हम पिट्यूटरी कहते हैं, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि एटसेट्रा। वहीं अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल की बात करें तो लीवर, लार ग्रंथियां एटसेट्रा। और वहीं अगर हम मिक्स ग्लैंड की बात करें तो ये है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, या इसी को हम अंग्रेजी में, हिंदी में इसको अग्न्याशय कहा जाता है और इंग्लिश में पैंक्रियाज कहा जाता है। तो ये ग्लैंड्स कुछ इस तरह से, अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम सिक्रीट करती हैं, और मिक्स दोनों। इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्टलेस होती है। डक्ट मीन्स होता है एक नलिका, एक नली, ट्यूब। तो ये डक्टलेस होती हैं, इसमें नली नहीं होती है। ये डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड में करती है। वहीं अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, जिस जो एंजाइम का स्राव करती है, इसमें नली होती है। एक नलिका के द्वारा ये अपना सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। अब मिक्स में तो दोनों चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। कुछ एग्जाम्पल थे। अब आइए हम इधर चित्र की तरफ बात करते हैं। ये एक डायग्राम पहले बना हुआ है, इससे थोड़ा टाइम बच जाएगा, आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले नंबर 1 पे जो ग्लैंड है, जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि है ये, पीयूष ग्रंथि। नंबर 2 आप देख सकते हो, ये एच आकार की, जो आपको ये दिख रही ना, एच शेप में, बीच से ऐसे जुड़ी हुई है, एच आकार की, इसे कहते हैं थायराइड।
मैं जो भी कुछ बोलूंगा सब इंपॉर्टेंट है, आप चित्र बना लीजिएगा, इसको नोट कर लेना सारी चीजें, क्योंकि जब स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ोगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आप ये देख रहे हो, मैं बना देता हूं यहाँ पे डॉट, तो आपको और अच्छे से क्लियर, 1 2 3 एंड 4, ये 4 ग्रंथियां आपको दिख रही हैं, इसे कहते हैं पैराथायराइड। पैरा पैराथायराइड ग्रंथि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होती है। पैराथायराइड लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होती हैं। पैराथायराइड 4 होती हैं, 4 होती हैं, और डॉर्सल यानी बैक साइड पे देखने को मिलती है, पीछे साइड पे देखने को मिलती है। इसके बाद हम यहां बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है ये किडनी है जो मैं बना रहा हूं, और किडनी के टिप पे ये ग्लैंड होती है, किडनी के टिप पे होती है, इसको कहते हैं एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि। सेम इधर भी, ये भी एड्रिनल है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होती है ना, लेफ्ट और राइट दोनों किडनी के ऊपर होती है। इसके बाद ये आप देख रहे हो, दिस वन, ये है हमारी पैंक्रियाज, या जिसे हम अग्न्याशय भी कहते हैं, पैंक्रियाज। आफ्टर दैट ये पिंक कलर का आप देख रहे हो, दीज आर द ओवरी, 2 ओवरी होती है, ये आप देख रहे हो 2, यहाँ पे ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। आफ्टर दैट हम इधर देख लेते हैं, एक ये ग्लैंड जो कि पिट्यूटरी से जुड़ी हुई है, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा चित्र में इधर, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और ये ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड यहाँ पे जिसको हम कहते हैं पिनियल ग्लैंड, ब्रेन में ये भी होती है, पिनियल ग्रंथि। तो इस तरह से ये ग्रंथियां आपने देखी जो ह्यूमन बॉडी में कहां पर कौन सी लोकेशन में है। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो होपफुली ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब एक एक ग्लैंड को हम अच्छे से समझ लेते हैं, और इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में बन सकते हैं उन सभी को मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो आइए आरंभ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपकी सबसे पहली ग्रंथि, नंबर 1, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिएगा कि इसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और उसके पीछे कारण ये है कि पीयूष ग्रंथि जितनी भी ग्लैंड होती हैं बॉडी में उन सभी को नियमित करती है, कंट्रोल करती है, कितना कहाँ सेक्रीशन होना है, कब होना है, उस सभी को रेगुलेट करने का काम करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी में 2 लोब आपको देखने को मिल रहे होंगे, पीयूष ग्रंथि में वैसे 3 लोब होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 2 लोब आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक एंटीरियर लोब है और एक पोस्टीरियर लोब है। चित्र में अभी मैं समझा दूंगा आपको। एक देखिए, ये जो है ये वाला लोब आप देख रहे हो, ये एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब है, और इधर जो है ये पोस्टीरियर लोब है। लोब मीन्स होता है भाग, ये टुकड़ा, ये देखिए ये है एंटीरियर लोब और ये पोस्टीरियर लोब। इसमें बीच में मिडिल वाला होता है एक लोब, इंटरमीडिएट लोब होता है, बट वो यूजलेस होता है, उसका कोई फंक्शन भी नहीं है, सिर्फ सपोर्टिंग के लिए है दोनों के लिए। तो मेजर यही 2 लोब होते हैं। तो एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, नंबर 2 TSH, नंबर 3 ACTH, नंबर 4
जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंड नंबर 5 जीटीएच। दोस्तों मैं जितना भी कुछ बता रहा हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप उसको सेव कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। एक एक टॉपिक पे मैं सारे वीडियो बना दूंगा आपके लिए और मैं डाल दूंगा, आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। सामान्य अध्ययन में इसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा मैं, तो मैप की मदद से सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के लिए। तो अभी हम मास्टर ग्रंथि में एंटीरियर लोब में ये 5 हार्मोन मुख्य रूप से सिक्रीट होते हैं, जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एसीटीएच, एड्रिनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन प्रोलैक्टिन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जीटीएच। ये 5 मुख्य रूप से हार्मोन है, इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए, तो वो भी मैं लिखे दे रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिएगा चीजों को। तो देखिए सबसे पहला जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, इसे एसटीएच भी कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच कहा जाता है। टीएसएच को कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एसीटीएच को कहते हैं एड्रिनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रिनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन को कहते हैं मिल्क हार्मोन, मिल्क हार्मोन। और जीटीएच को कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये इनकी फुल फॉर्म है, आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा। दरअसल जो जीटीएच है आपको दिख रहा है, इसमें 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। ये 2 हार्मोन देखने को मिलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं आपको। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक एक करके सभी हार्मोन्स को पढ़ लेते हैं। तो ये तो मैंने जो पढ़ाए हैं ये इंटीरियर लोब के हार्मोन हैं, यहां से निकलते हैं। पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन निकलते हैं। मैं ये जो पोस्टीरियर लोब के हार्मोन है यहां दिखा देता हूं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। जो पहला हार्मोन निकलता है पोस्टीरियर लोब से, दिस इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आप साथ में ही नोट कर लेना इसको भी, ऑक्सीटोसिन। और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। इस वैसोप्रेसिन को एडीएच भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आप देख सकते हो, दोनों लोब से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, एंटीरियर से निकलने वाले और पोस्टीरियर से निकलने वाले हार्मोन। तो ये नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे। अच्छा, इस डायग्राम को भी बता देता हूं एक बार। जो ये पोर्शन आप देख रहे हो ना, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, दिस वन, इसको जूम करके बाहर दिखाया गया है। और इसी में आपका जो हाइपोथैलेमस, ये इससे जुड़ा हुआ, ये पिट्यूटरी यहां से देखिए आप, ये और ये दोनों लोब हैं अलग अलग, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, यहाँ से सेंसेशन सेंसरी ऑर्गन होते हैं ये, यहाँ पे ये न्यूरॉन सेल्स होती हैं जो ब्रेन तक सिग्नल भेजती हैं। इसके बाद हाइपोफाइशियल वेन्स वगैरह होती हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, जिससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं वो मैंने आपको बताया। दरअसल हार्मोन एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जो
टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल में रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, उनसे जाके बाइंडिंग कर लेता है, वहीं पे जाता है क्योंकि वहां रिसेप्टर्स होते हैं। तो वहां पर वो पहुंचता है और फिर अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट करता है और अपने वर्क को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हार्मोन मैंने पिट्यूटरी के आपको बताए हैं सारे हार्मोन्स, इनके बारे में थोड़ा सा एक अलग से मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं थायराइड की तरफ बढ़ूंगा। पहले आप इसको एक बार समझ लीजिए, पिट्यूटरी से जो हार्मोन आते हैं उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन की, मैंने बताया था इस ग्रोथ हार्मोन को एसटीएच कहते हैं, और एसटीएच का जो फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रोपिक सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। दरअसल ये ग्रोथ हार्मोन है, बॉडी में सेल डिवीजन और के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इसकी अधिकता हो गई, यानी जिसको हम कहते हैं हाइपोसिक्रीशन हुआ अगर इसका, तो हाइपोसिक्रीशन मीन्स कम होता है और हाइपर मीन्स ज्यादा होता है। अगर इसका सिक्रीशन हाइपो हुआ तो डॉर्फिनिज्म या बौनापन देखने को मिलता है, और अगर इसका सिक्रीशन हाइपर हुआ तो भीमकाय शरीर हो जाता है, क्योंकि सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होगा, सारे ऑर्गन बड़े बड़े हो जाएंगे, ह्यूमन बॉडी भी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो भीमकाय शरीर देखने को मिलता है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या जिसे ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से सिक्रीट होता है और ये हार्मोन जो है सेल डिवीजन के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसके बाद जो दूसरा हार्मोन था हमारा टीएसएच हार्मोन, टीएसएच, सेकेंड इज टीएसएच। टीएसएच को मैंने बताया था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच को मैंने बताया था आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं लिखवा चुका हूँ ये, फिर भी मैं बता देता हूँ हिंदी में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि आपने देखी थी, एच आकार की थी ना, ऐसी ग्रंथि थी एच आकार की। ये जो हार्मोन है ये एक्शन करता है थायराइड ग्लैंड पर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू परफॉर्म द नॉर्मल फंक्शन। तो ये टीएसएच हार्मोन, और ये पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है एंटीरियर लोब से, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नंबर 3, तीसरा मैंने आपको बताया था, आप अपनी उसमें देख लीजिएगा, मैंने आपको बताए हैं सारे, आप पढ़िएगा, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, एसीटीएच, और इसका जो फुल फॉर्म था एड्रिनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये दरअसल ये किडनी और किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है, अभी मैंने आपको बताया भी था उसके बारे में, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, मेड्यूला और कॉर्टेक्स, दो पार्ट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड, मेड्यूला और कॉर्टेक्स। तो ये वहां पर परफॉर्म करता है, यानी एड्रिनो कार्टिको जो कॉर्टेक्स पोर्शन होता है उसमें जाके स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट द हार्मोन, यानी एड्रिनल ग्रंथि को स्टिमुलेट करने के लिए यह हार्मोन मुख्य रूप से होता है। तो ये सुप्रारीनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड ऊपर है, तो इसको स्टिमुलेट करने का काम करता है एसीटीएच। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पे था जिसे हमने कहा था प्रोलैक्टिन।
जो भी मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ें एडजस्ट करके अपना नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 4 था प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन और इसी को मैंने कहा था मिल्क हार्मोन। और इसको मैंने कहा था मिल्क हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, लैक्टिन, देखिए लैक्टिक, आप लैक्टिन से समझ रहे होंगे मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो ये हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। फीमेल की बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके बाद मैंने आपको लास्ट में एक बताया था जिसको हमने कहा था GTH, और इसमें मैंने दो आपको बताए थे जिसमें कि एक था FSH और एक था LH। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये है फॉलिकल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दो आपको ये भी ध्यान रखने हैं, जिसमें प्रोलैक्टिन और GTH दोनों मैंने अलग अलग आपको बता दिया। अच्छा हाँ, ये जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है ये एक्चुअल में रोल प्ले करता है सेक्सुअल करेक्टर्स के लिए, जिम्मेदार होता है सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए, ये हार्मोन जिम्मेदार होते हैं FSH और LH दोनों। तो एक यहां से आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड आप देखिएगा, तो ये मैंने ग्लैंड एक बताई है और आप लोगों को पता भी होगा इस ग्लैंड के बारे में क्योंकि वेल नोन है ये। तो ये एक्चुअल में ये थायराइड ग्लैंड है। अब हम लोग पिट्यूटरी की बात कर चुके हैं और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर 2 जो थी ग्लैंड हमारी, थायराइड। ये गले में होती है, H आकार की ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ये H आकार की ग्रंथि है, आप देखिए इसको, ये शेप आपको मैं दिखा रहा हूं, अब H आकार की दिख रही है। और ये वॉइस ऑर्गन है लैरिक्स। ये ट्रैकिया है, श्वसन तंत्र में मैंने आपको पढ़ाया था ट्रैकिया के बारे में। और ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड एक्चुअल में दो हार्मोन सिक्रीट करती है। एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं T3, एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं T3, और एक होता है T4। T3 दैट मीन्स ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन। T3 ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन। T4 टेट्रा आयोडो थायरॉक्सिन। वैसे अगर हम बात करें थायराइड कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। लेकिन ये T3 और T4 ये आपको ध्यान रखने हैं। T3 से ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन और टेट्रा आयोडो। ये आयोडो एक शब्द आया है जो आयोडीन से लिया गया है। आपको पता होगा आयोडीन की कमी से मनुष्य के शरीर में एक रोग होता है जिसे घेंघा रोग कहा जाता है, या फिर उसे हम ग्वेटर कहते हैं। ये ग्वेटर यहीं पर होता है। इस ग्रंथि को, इस ग्लैंड को आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है और उसकी कमी से इसमें विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये साइज में स्वेलअप हो जाती है। और स्वेलअप होने से वही ग्वेटर गले में दिखने लगता है बड़ा सा, जिसे हम घेंघा रोग भी कहते हैं। तो आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्लैंड के लिए। अब ये आपने देख लिया। अब इसी की अगर हम पीछे बात करें तो पैराथायराइड भी होती है बैक साइड पे, जो कि नंबर में 4 होती है पैराथायराइड, लाइक दिस, इस तरह से। तो ये बात हो गई हमारे थायराइड ग्लैंड की। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ये काम क्या क्या करता है एक्चुअल में। ये ध्यान देना आप, हृदय और तापमान,
ये दोनों के लिए, हृदय की धड़कन और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल ये ग्लैंड प्ले करती है। इसके बाद मेटाबॉलिज्म में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये ऊर्जा का उपयोग करने की गति को नियंत्रित करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में जब हम अपनी एनर्जी कहीं लगा रहे होते हैं तो उसकी गति को, कितनी ज़्यादा गति और कितनी ज़्यादा ऊर्जा को बनाना है मेटाबॉलिज्म के थ्रू। विकास, ये शरीर के ऊतकों की वृद्धि और विकास में भी मदद करता है। तो होपफुली ये ग्लैंड आपको समझ में आ गई होगी। आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और नोट जरूर बना लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की ओर। ओके, अगली ग्लैंड हमारी है थाइमस ग्लैंड। इसको भी आप देख लीजिए। थाइमस ग्लैंड, ये ग्लैंड मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी वैसे, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ आपको। चित्र में उसमें नहीं दिया गया था, अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम इस थाइमस ग्लैंड की हम बात करें कि कहाँ पर ये देखने को मिलती है, तो ये जो दोस्तों थाइमस ग्लैंड होती है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का हार्ट होता है और इसी जगह पे ये ग्लैंड होती है। यहाँ पे थाइमस, थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन, देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया है, ये थाइमोसिन हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन हार्मोन का एक फंक्शन आपको याद रखना है कि ये इम्यून सिस्टम के लिए अपने फंक्शन को प्ले करती है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। इम्यून सिस्टम में T4 लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण, उन सेल्स का निर्माण करना और उनको मेच्योर करना, जिससे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी संक्रमण ना हो। संक्रमण से बचाने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए ये ग्रंथि अपना रोल प्ले करती है, ये इस हार्मोन की मदद से। ये हार्मोन T4 या टी लिम्फोसाइट, क्योंकि लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उसमें टी सेल्स होती हैं, जो श्वेत रक्त कणिका या WBC होती है, उसके रिलेटेड होता है ये। ठीक है, तो WBC से रिलेटेड है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने से रिलेटेड है। स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलेंगे साथ साथ में और समझते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में आप देख लीजिएगा, ये थाइमस ग्लैंड है। पोजीशन मैंने आपको बता दिया, हार्ट के थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलती है ये। अब इसमें देखिए, ये सेप्टम, इंटरबुलर कैप्सूल, दिस वन, ये एक सेप्टम टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। लसिका वाहिनी भी होती है, वेन्स भी होती हैं, आर्टरीज भी होती हैं। यहाँ पे कॉर्टेक्स देखने को मिलता है, थाइमस कैप्सूल, मेडुला वगैरह भी है इसमें। तो कुल मिला के जो थाइमस ग्लैंड से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ये एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है, वो मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज द मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, पैंक्रियास को कहते हैं। मिश्रित ग्लैंड या जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड। मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड पैंक्रियास, अग्न्याशय या जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं। इस चित्र में माय डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मिक्स ग्लैंड हम किसे कहते हैं, जो दोनों फंक्शन को परफॉर्म करती है, यानी एंजाइम का भी स्राव करती है एज वेल एज हार्मोन का भी स्राव करती है। जो एक्सोक्राइन फंक्शन है, एकिनर एंड डक्ट टिश्यूज होते हैं। इसके अंदर आपको एकिनर एंड डक्ट टिश्यूज देखने को मिलेंगे। वहां से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। इंडोक्राइन फंक्शन जो होता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कई तरह की सेल्स होती हैं, जैसे अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स,
है ना? ऐसे ही आपको और भी सेल्स, पीपी सेल्स देखने को मिलेंगी, तो वो सारी सेल्स अलग-अलग होती हैं और वो अलग-अलग हार्मोन का स्राव करती हैं। लेकिन जहां से मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है, वो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न पूछा जाता है, ये पोर्शन आप समझ गए होंगे, और एक प्रश्न जो हार्मोन से रिलेटेड पूछा जाता है, वो अल्फा सेल्स क्या स्रावित करती हैं? तो वो स्रावित करती हैं एक हार्मोन है ग्लूकागॉन हार्मोन, ये अल्फा सेल स्रावित करती हैं। वहीं अगर हम बात करें जो बीटा सेल्स होती हैं, वो क्या स्रावित करती हैं? तो बीटा सेल्स इंसुलिन, इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं बीटा सेल्स। और एक चीज मैं आपको बता दूं डायबिटीज से रिलेटेड, कि डायबिटीज कब होती है, तो वो भी एक रीजन है, ये हार्मोन उसमें इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुगर के डाइजेशन में ये अपना रोल प्ले करती हैं, जो हमारा इंसुलिन होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से जब भी हम शुगर इंटेक करते हैं, तो वो हाइक होता है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मल अगर हम शुगर की बात करें, फास्टिंग में अगर हम देखें, तो फास्टिंग में जो होता है वो 80 टू 90। और अगर हम खाना खाने के बाद देखें, यानी फूड लेने के बाद अगर हम देखें, तो होना कितना चाहिए, 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद होना चाहिए 120 टू 140, इसके अंदर होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी के अंदर होना चाहिए। क्योंकि जब आपने खाना खाया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, खाना खाने नहीं खाया था, फास्टिंग में थे, सुबह उठे आपने खाली पेट, इतना था, जब आपने खाना लिया तो ग्लूकोज लेवल हाइक हुआ, 140, 150, 200, 300 तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट हुआ, बीटा सेल्स एक्टिव हुई, इंसुलिन को सिक्रीट किया और वो ब्लड में गया, ब्लड में जाके ये शुगर को डाइजेस्ट किया जाता है और फिर लेवल डाउन होने लगता है, फिर धीरे धीरे आ जाता है 120, फिर 100 तक आ जाता है, फिर धीरे धीरे और कम 90, फिर 80। तब आपको फिर भूख लगती है कि अब शुगर लेवल डाउन हो रहा है, अब मुझे ग्लूकोज की जरूरत है, फिर आप भूख लगती है, आप फिर खाना खाते हैं, इस तरह से। तो ये हार्मोन इस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। ग्लूकागॉन हार्मोन इसका अपोजिट काम करता है। अगर शुगर ज्यादा हो गई ब्लड में, तो कौन काम करता है? इंसुलिन उसको डाइजेस्ट करके उसको नॉर्मल लाता है। लेकिन जब शुगर कम हो जाए, तो कौन काम करेगा? ग्लूकागॉन हार्मोन काम करेगा। शुगर कम हो गई, ये एक्टिवेट होगा, अल्फा सेल्स सिक्रीट करेगी ग्लूकागॉन को और रिसेप्टर्स में भेजेगी कि नीड है, ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि अब शुगर कम हो गया और खाने की नीड है, यानी ग्लूकोज की नीड है। तब आप भोजन ग्रहण करेंगे, तो आपकी शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगी, फिर से नॉर्मल आ जाएगी। इस तरह से ये काम करता है। तो ये है पैंक्रियाज ग्लैंड। और एक चित्र मैं इसके बाद और दिखा देता हूं आपको, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां से क्या प्रश्न बनता है। तो डायबिटीज इंसिपिडिस एक बीमारी है जो कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में इसमें आप देख लीजिए, इसमें और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैं चित्र भी यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं, ये पिंक कलर का, ये इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये ड्यूडेनम होता है, यू शेप में देख रहे हैं। इसके आगे स्टमक जुड़ जाता है, स्टमक बन जाता है यहाँ पे, और ये ड्यूडेनम का पार्ट है। और यहीं पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं, पत्ती जैसी संरचना, ये पैंक्रियाज या अग्न्याशय ग्रंथि है। और ये ग्रीन रंग का जो दिख रहा है, ये लीवर में जाता है, ये आगे जाके लीवर में कनेक्ट हो जाती है, जहां पर गॉल ब्लैडर होता है। और गॉल ब्लैडर में ही बाइल जूस स्टोर रहता है और बाइल जूस टाइम टू टाइम डिस्चार्ज होता रहता है, वो भी हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। और इससे भी जूसेस निकलते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि ये दोनों फंक्शन को परफॉर्म करती है, हार्मोन को एज वेल एज एंजाइम को। अब यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, देखिए, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन का स्राव करेंगी, और एक आपकी अल्फा सेल्स जो कि ग्लूकागॉन का स्राव करेगी। इन दोनों को मुख्य रूप से आपको याद रखना है। और ऐसे ही एक्सोक्राइन सिस्टम जो होता है, जिसमें डक्टल सेल और एकेनिल सेल्स होती हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती हैं, एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं, और ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। समझ लीजिएगा, और मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है।
आप वीडियो पॉज करके, मैं जल्दी बोल जाता हूँ मुझे लगता है कभी कभी, तो आप उसको पॉज कर लीजिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ हम पढ़ेंगे इसको, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि। माय डियर स्टूडेंट्स, एड्रिनल ग्रंथि को हम कहते हैं, कितने नामों से जानते हैं इसको? लड़ो या उड़ो ग्रंथि, लड़ो या उड़ो ग्रंथि के नाम से जानते हैं इसे। 3F ग्लैंड किसे कहते हैं? 3F ग्लैंड से तात्पर्य इतना सा है, फियर, फाइट, फियर, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 3F से तात्पर्य है, पहले F से होता है फियर, दूसरे से होता है फ्लाइट, फ्लाइट, ठीक है, और तीसरे से होता है फाइट। ठीक है, फाइट। 3F से फियर, फ्लाइट और फाइट, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3F। नेक्स्ट इसको कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि को इमरजेंसी ग्रंथि कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है? तो यही ग्लैंड है, फियर, फ्लाइट और फाइट। इमरजेंसी ग्लैंड, आपातकाल की स्थिति में ग्लैंड जो है एक्टिवेट हो जाती है और कुछ स्राव करती है, उसके बारे में भी बताता हूं आपको, चित्र में भी इसमें आप देख लीजिएगा। तो इसी ग्रंथि को लड़ो या उड़ो ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे ये ग्रंथि। इस ग्रंथि का एक और नाम है, इसे कहते हैं सुप्रा रीनल ग्रंथि। सुप्रा रीनल ग्रंथि। देखिए, रीनल का मतलब होता है किडनी, और सुप्रा मतलब होता है टॉप पे। ये बिल्कुल टॉप पे आपको देखने को मिल रही, किडनी के ऊपर बिल्कुल। और ये लेफ्ट वाली है, ऐसे ही राइट किडनी के ऊपर भी होती है, तो दो होती है। अब इसमें किडनी में दो पार्ट होते हैं, देखिए, एक मेड्यूला जो कि इनर साइड पे देखने को मिलता है, और एक कॉर्टेक्स जो कि आउटर पोर्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो मेड्यूला और कॉर्टेक्स, ये दो पार्ट होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के लिए मैंने बताया था, पिट्यूटरी से एक हार्मोन स्रावित होता है जो इसको एक्टिवेट करता है, जिसको हमने कहा था ACTH। ठीक है, वो हार्मोन इसको एक्टिवेट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है। तो सुप्रा रीनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, तो इस तरह से ये दो हार्मोन का स्राव करती है। कौन कौन से हार्मोन है मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इसके द्वारा, माफ करना, इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, वो दो हार्मोन हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला हार्मोन है जिसको हम कहते हैं एड्रिनैलिन, और दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रिनैलिन। दो हार्मोन का स्राव करती है, एड्रिनैलिन और नॉर एड्रिनैलिन। एड्रिनैलिन दैट मीन्स ये एक्टिवेट करता है, जैसे जब आप गुस्से में होते हो तो इस हार्मोन का स्राव होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है, आप बहुत जल्दी से ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि नॉर्मल टाइम पे जो आप काम नहीं कर सकते हैं, गुस्से में आप वो कर देते हैं। कोई भारी चीज भी उठा लेते हैं, किसी को उठा के फेंक भी देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये हार्मोन जो है एड्रिनैलिन वर्क करता है, लेकिन फिर नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए ये नॉर एड्रिनैलिन सिक्रीट होता है और आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। अगर ये ना होता तो शायद हमेशा गुस्से में ही बने रहे, एक बार आ जाए तो कभी गुस्सा जाए ही ना। गुस्से में या लड़ने के दौरान या डर के दौरान, जब आप डर जाते हैं बहुत ज्यादा, तो ये हार्मोन सिक्रीट होता है।
हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बॉडी में बहुत बढ़ जाती हैं सारी चीजें। तो ये दो हार्मोन का रोल होता है यहाँ पे। अब ध्यान रखिएगा ये इमरजेंसी हार्मोन है दोनों के दोनों। तो एड्रेनालिन ग्लैंड, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट गोनैड्स। आप देख लीजिए गोनैड्स को थोड़ा सा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेस्टिस है, दिस इज ओवरी। ये दोनों पेयर में होते हैं, ये भी दो होते हैं, टेस्टिस भी और ओवरीज भी दो होती है। टेस्टिस भी दो, ओवरीज भी दो होती है हमें बॉडी में। अब टेस्टिस जो होता है, दिस इज द मेल एंड दिस वन विल बी इन फीमेल। तो ये दोनों पॉइंट। इसके बाद जो मेल हार्मोन है वो सीक्रेट होता है किसके थ्रू? टेस्टिस से, मेल हार्मोन। और उस मेल हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है कौन? टेस्टिस करता है। टेस्टिस में ही हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और फिर यहाँ टेस्टिस में अगर हम देखें तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और ओवरी से क्या फॉर्म होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो ये ध्यान दीजिएगा। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन मेल सेक्सुअल हार्मोन कहा जाता है। इसमें से क्या होता है दोस्तों? दाढ़ी आना, मूछ, आवाज का भारी होना, ये विशेषताएं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने के लिए भी ये जिम्मेदार होता है हार्मोन। फीमेल में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, देखिए ये मुख्य रूप से जो ओवरी है वो दो हार्मोन का सिक्रीशन करती है, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन ओवरी करती है। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहां पर एक्शन करते हैं? तो एक तो सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने में फीमेल में, जैसे आवाज का पतला होना और भी चीजें देखने को आपको मिल जाएंगी वहां पे। लेकिन जो कि मेन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म देखने को मिलता है, जो कि गर्भावस्था को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहे जाते हैं। प्रेगनेंसी को ये हार्मोन प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं, जो कि ये हार्मोन। अगर प्रेगनेंसी ना हो रही हो, बार बार मिसकैरेज हो रहा हो, तो डॉक्टर लोग इस इंजेक्शन को सजेस्ट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन दिया जाता है फीमेल को, जिससे प्रेगनेंसी प्रॉपर वे में अच्छे से कंसीव हो जाती है। तो इस तरह से ये आपने देख लिया मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। ओवरी में oogenesis होती है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है। तो ये बात तो हो गई हमारी गोनैड्स की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बॉडी में हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हार्मोन ही ह्यूमन बॉडी को कैसे चलना, उठना, बैठना या जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उन सभी के लिए जिम्मेदार होते हैं। और हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस हैं, आप देख ही रहे हैं कि टारगेट ऑर्गन तक कैसे रिसेप्टर्स तक ये पहुंचते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद एक छोटी सी लास्ट और आप देख लीजिएगा, ये पॉइंट में जहां से जो प्रश्न पूछा जाता है मैं बस उसकी चर्चा करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड ब्रेन में होती है, छोटी सी मटर के दाने के समान होती है और एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। ये मेलाटोनिन हार्मोन क्या है? तो देखिए मेलाटोनिन हार्मोन, इसे स्लीपिंग हार्मोन भी कहा जाता है या स्लीप साइकिल हार्मोन भी कहा जाता है। ये सोने और जागने के टाइम को नियंत्रित करती है कि हम कितनी देर और कैसे रात में सोएंगे और कैसे जगेंगे, उसको नियंत्रित करती है। प्लस ह्यूमन आइज को प्रकाश के प्रति संवेदनशील और संकुचित करती है उसको, आप ये भी ध्यान दीजिएगा, खासकर अंधेरे में ये चीज। इसीलिए इसे ह्यूमन बॉडी की इंटरनल वॉच या सर्केडियन रिदम कहा जाता है, आंतरिक घड़ी या सर्केडियन रिदम कहा जाता है। एक और पॉइंट, इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, थर्ड आई कहा जाता है, क्योंकि ये आंखों के माध्यम से प्रकाश के स्तर के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट जहां से प्रश्न बन सकते थे। बस आज के टॉपिक में बस इतना ही है।
ठीक है? आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके नोट्स ज़रूर आप लोग बना लीजिएगा और वीडियो पॉज़ करके देख लीजिएगा। कहीं पर अगर कोई मिस्टेक है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उसको ज़रूर ठीक करूँगा। बाकी ऐसे ही मैं सारे एक-एक करके वीडियो बना दूँगा। आप उनका अध्ययन कर लीजिएगा। आप नोट्स बना लीजिएगा। अभी बायोलॉजी की सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं ज्योग्राफी की स्टार्ट करूँगा जल्दी ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।